मैं महिला पतंजलि द्वारिका की हमारी निशुल्क योग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के रविवार की मेडिकल व्याख्यान श्रृंखला में हमारे बीच सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर चंद्र मोहन भगत जी का विशेष स्वागत है। आज की कक्षा में आपका महत्वपूर्ण व्याख्यान भारतीय आहार एवं व्यंजनों का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर रहेगा, जो निश्चित रूप से हम सभी योग साधकों के लिए एक अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आदरणीय अनिल जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी का संक्षिप्त परिचय उपस्थित सभी योग साधकों को प्रदान करने की कृपा करें। ओम सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। और डॉक्टर साहब का जो परिचय कराना है वो तो हमेशा हमारा सौभाग्य रहता है। डॉक्टर साहब जुड़ चुके थे जब हम सब आकाश लोक का विचरण कर रहे थे दीप जी के माध्यम से, तो डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे और डॉक्टर साहब का हमेशा इस समूह को संरक्षण मार्गदर्शन मिलता रहा है। और थोड़ा समय हो जाता है, हमको भी लगता है कि डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, सब लोगों को उनको सुनने का अवसर मिले। तो डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल चेन है, तो उस समय जनकपुरी में और द्वारका में डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल्स हैं। डॉक्टर साहब ने जो एम्स में भी काम किया है, जो एनेस्थीसिया जो है वो आपका स्पेशलाइजेशन है। और आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की विभिन्न शाखाओं में, विशेष रूप से जनकपुरी शाखा के आप अध्यक्ष रहे, जो पूरे स्टेट की यूनिट है उसमें भी आप प्रमुख जिम्मेवारियों पर रहे। और साथ ही मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने आईएमए अहमदाबाद और अन्य कई स्थानों से कुछ डिग्रियां भी ली। परंतु ये तो उनका औपचारिक परिचय है। असली तो परिचय यह है कि डॉक्टर साहब जो है इंसानियत या मानवीयता के सबसे बड़े शिखर पुरुषों में से हैं, और चिकित्सा के माध्यम से, मेडिकल सिस्टम के माध्यम से लोगों की सेवा का बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, आपके हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बहुआयामी प्रतिभा है, जैसे हमने कहा कि मेडिकल एसोसिएशन, मैनेजमेंट, और ये विषय तो आपके हैं ही, साथ ही आप बड़े अच्छे लेखक भी हैं और कवि हैं। तो आप अगर जब चर्चा करेंगे हम लोग व्यक्तिगत रूप से, तो डॉक्टर साहब जो है वो बाकी चीजों के अलावा कविता पर बात करना बहुत पसंद करते हैं, और हम जब भी जाते हैं इनकी कुछ नई रचनाएं भी सुनने को मिलती हैं, तो आज भी अवश्य कुछ ना कुछ सुनाएंगे। लेकिन जो विषय डॉक्टर साहब ने चुना है वो बहुत अच्छा है। हमने तो गर्मी के कारण से सोचा था कि डॉक्टर साहब जो है, इस समय इतनी गर्मी हो रही है तो उसके कुछ इलाज बताएंगे, पर आज डॉक्टर साहब को जो है वो पारंपरिक आहार जो हमारे हैं उनकी उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब जब भी बताते हैं तो उसकी विशेषता ये होती है कि डॉक्टर साहब अपने अनुभव से बताते हैं और उन चीजों का प्रयोग भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमने किताब से पढ़कर बताया तो हो सकता है हम में से कुछ लोगों को ना भी पता हो, लेकिन बता देते हैं कि ये चीज ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब जब सामान्यतः कोई भी चीज बताते हैं तो उसको यूज करके, उसका उपयोग करके, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, तभी हम लोगों को बताते हैं। तो इसलिए वो ज्यादा प्रामाणिक होता है, ऑथेंटिक होता है। तो मैं डॉक्टर साहब जो इस समूह से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया हम सबका इस विषय में मार्गदर्शन करें, फिर कुछ प्रश्नोत्तर लें और अपनी कुछ रचनाएं भी अवश्य सुनें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना डिटेल्ड विस्तृत परिचय देने के लिए। और आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो परिस्थितियों बस मैं स्टडी कर रहा था ये टॉपिक पिछले कुछ महीनों से, कि हमारे शरीर को भोजन के कई हिस्सों की जरूरत होती है। अब भोजन को खाली भोजन नहीं है तो थाली में परोस दिया गया रोटी और दाल, भोजन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने ये देखा कि हमारे जो खाने की पद्धति है वो बदल गई है। एक हमारी ट्रेडिशनल पद्धति होती थी, एक हो गई मॉडर्न पद्धति।
तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आ गई है। और एक हो गई है कन्वीनियंस की पद्धति, क्या हमें कन्वीनियंट होता है और क्या नहीं होता। फिर कुछ हमारे खाने में जो बदलाव आ गए हैं वो हमारी अपनी सोच की दृढ़ता की वजह से आ गए हैं। कहीं से कुछ सुना या कहीं से कुछ समझा और उसको फॉलो अप करने लगे हैं। जब वो फॉलो करने लग गए हैं तो उसमें कमियां बहुत सारी आने लग गई हैं। और मेरे अपने केस में भी यही हुआ कि हम कर रहे थे, देखने में मैं ठीक ठाक सब कुछ सब चल रहा है, लेकिन ऐसे ही कुछ हुआ कि मैंने कुछ टेस्ट कराया तो उसमें कमी निकली। वो कमी क्यों हुई ये मैं जानने के चक्कर में मैंने और पढ़ा, इसके बारे में पढ़ता ही रहा। इधर जा दाएं जा बाएं जा ऊपर नीचे सब तरफ से देखा, कंसल्ट किया बहुत सारे लोगों से। तो ये देखा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी डाइट में चोट खा ली है। मैं बाकी दर्शक नहीं देख पा रहा हूँ, क्या स्क्रीन और देख की जा सकती है? हाँ बेटर जी। है। तो ये जो थी चीज मुझे काफी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हो रहा है। और फिर मैंने इसको पढ़ना और फिर मैंने इसके वीडियोस बनाने शुरू किए। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट, फर्मेंटेड फूड, और विटामिन की कमी क्यों होती है। कुछ चीजें, हमारा खाना पूरा होता है देखने में लेकिन हमारे शरीर में फिर भी उनकी कमी होती है। जैसे आयरन की कमी हो जाती है, हम लोग खूब पालक मेथी वगैरह खाते हैं, फिर भी आयरन की कमी हो जाती है या कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस पे मैं कुछ वीडियोस बनाए थे मैंने और मैंने डाले और अभी भी डाल रहा हूँ, अभी वो पूरे नहीं हुए हैं। तो एज यूजल मैंने बताया ना कि मेरे चैनल पे डॉक्टर भगत व्यूज पे वो वीडियोस मैंने डाले, करीब 6-7 हो गए हैं अभी तक। और जल्दी ही उसमें एक दो की और बढ़ोतरी होगी। अब इसमें खाने का क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कई कंपोनेंट्स ऐसे भी थे जो मैंने नहीं सुने। अब एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो जो दीप चंद पंत जी आपको जो आकाश लोक तक ले गए थे, आप लोग अब वापस जमीन पे आगे होंगे तभी ध्यान से सुन पाएंगे। मैं तो सुन के दीप चंद पंत जी की वो इतना विस्तृत वो विवरण था, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे सुना कि कोई सीधा ही आकाश लोक तक ले गया। तो ये, अब इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि के एक कंपोनेंट आया K7। अब ये K7 मुझे भी नहीं पता था। फिर मैंने अपने 20 डॉक्टर से पूछा, उनको भी नहीं पता था। पब्लिक को तो पता होने का मतलब ही नहीं था, पर इसका रोल बहुत था। और ये हमारी डाइट में होता था, कहीं से घुस के आता था, यही इसके साथ ही, लेकिन बदलती परिस्थितियों में वो गायब हो गया यहाँ से। अब उसकी वजह से क्या हुआ, एग्जाम्पल, कि हमारी बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर होने लग गई। जब हड्डियां कमजोर होने लग गई तो डॉक्टर्स ने हमें जब देखा कि कैल्शियम कम है शरीर में, ऑस्टियोपोरोसिस है, टेस्ट कराया, आपका बोन मैरो वो टेस्ट कराया, बोन स्कैन, तो आपको कैल्शियम देना शुरू कर दिया। अब कैल्शियम तो आपने पहले 500 का रोज का शुरू किया, फिर 1000 किया, फिर उससे भी ऊपर चले गए, लेकिन वो हड्डियां नहीं सुधर रही थी। और हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ गई थी, आंखों की प्रॉब्लम भी बढ़ गई थी। तो ये सब चीजें कुछ इस तरह जाल बिछता गया कि शरीर पे असर इसका पड़ने लग गया। अब इस सब को स्टडी करने के लिए जब घूम फिर गए, उस स्टडी में जब आता था कि ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में ये कमियां नहीं थी और अब हो गई है। तो अब आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले लोग कई बार प्रश्न करते थे हमसे, तब हम यंगर एज में थे, एलोपैथी के को ही सब कुछ मानते थे। तो लोगों ने ये पूछा कि पहले तो ये बीमारियां नहीं होती थी, अब ये क्यों आ गई हैं? अब ये क्यों आ गई हैं का सवाल उस वक्त हमें शायद नहीं पता था। हम ये कहना शुरू कर दिया कि वक्त के साथ एज बढ़ गई आदमी की, ऑब्वियसली बढ़ी थी। आज़ादी के टाइम पे हम 35-40 साल की एवरेज एज रखते थे, अब हम 70 के आसपास रखते हैं। तो उम्र बढ़ गई इसलिए बीमारियां आ गई हैं, शायद पहले दिखती नहीं थी हमें। लेकिन वो आंसर गलत था, जो अब मैं समझता हूँ। वो आंसर गलत नहीं था, वो आंसर हमारी डाइट में एक बदलाव जो आया था, वो उसमें जो कमियां थी वो उसने हमारे शरीर में कई बीमारियां ला दी, हड्डियों को कमजोर कर दिया, हड्डियां टूटने लग गई। और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई, हार्ट में कॉर्नरी कैल्सिफिकेशंस होने लग गई, आंखों से रोशनी की कई बार रेटिनल प्रॉब्लम हुई लोगों में। तो ये काफी चिंता का विषय था और इसी को स्टडी करते रहे हम आगे। तो घूम फिर के ये आया कि ट्रेडिशनल इंडियन फूड जो था वो बेटर था, और उसी की तरफ बार बार जाने की जरूरत है। अब ट्रेडिशनल इंडियन फूड क्या था?
ट्रेडिशनल इंडियन फूड में जो हम लोग लेते थे, हम लोग सैलेड लेते थे, शुरू वहीं से करते थे आमतौर से, या छाछ से शुरू करते थे। और साथ में फिर हम दालें भी होती थी, सब्जी भी होती थी, पनीर भी होता था। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज भी होता था। और साथ में हम लोग चटनी भी लेते थे। ताजी बनी हुई चटनी घर में रोज बनती थी, सिलबट्टे पे बनती थी या दोरी सोटे पे। बाजार की बनी हुई पैकेट वाली नहीं होती थी। और अचार भी लेते थे, पापड़ भी लेते थे, और बाद में हल्का सा मीठा भी लेते थे। ये खाना अगर हम वापस इसी तरीके से जाए, पूर्ण तरीके से, तो हमारे को बहुत बेनिफिट्स होंगे। लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें हमारी धारणाओं की वजह से चेंज आ गई। अब इस डाइट को फॉलो करना, आप जो सुन रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है वो फॉलो करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये सोचना ज्यादा मुश्किल होगा कि हमने यहाँ पे बदलाव कहाँ किए, कि पिज्जा कहाँ से आ गए बीच में, ये नूडल्स कहाँ से आ गई बीच में, या सेलेक्टेड फूड हमने खाने क्यों शुरू कर दिए, या कुछ चीजों पे बंदिशें क्यों लगा दी, और सप्लीमेंट्स पे ज्यादा जोर दे दिया। अब सप्लीमेंट्स भी एक बड़ा किस्सा अलग सा है, कि कई सप्लीमेंट एक दूसरे को काटते हैं। जैसे आप कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट साथ साथ लेते हैं, तो कैल्शियम आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही आपकी गट से निकल जाता है। इसी तरह बहुत सारे खाने जो है जिनमें कैल्शियम ज्यादा होता है, जब आप आयरन उसके साथ लेते हैं तो वो गड़बड़ करता है। फिर एक और बड़ी सिंपल सी चीज है, कई लोग खाने के पहले या खाने के बाद चाय पी लेते हैं। अब ये चाय जो हमारे सिस्टम के हिसाब से, चाय खाने से 1 घंटा पहले और उसके 2 घंटे बाद तक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो तत्व हैं वो हमारे खाने को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। वो एलिमेंट्स जो एसेंशियल एलिमेंट, देखिए कैलोरीज भी एक विषय है, और हमारे जो छोटे मिनरल्स हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए होती है। और प्रोटीन्स में भी तरह तरह की प्रोटीन्स होती है, 9 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जो हर कहीं ना कहीं से हमारी डाइट में आने चाहिए, तभी शरीर पूर्ण बनता है। और पूर्णता की ओर तो हम सब जाना चाहते हैं। तो इसमें अब जैसे ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए कि हम लोगों ने चाय ले लेते हैं अक्सर खाने के पहले या खाने के एकदम बाद। जैसे ही खाना खत्म हुआ भी चाय या कॉफी का कप ले आओ भाई। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी चल रहा होता है ये, घरों में भी आप लोग करते हो, आपके बाल बच्चे लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें नजर रखनी पड़ेगी, कि अगर ये ठीक नहीं है तो हम इनको फॉलो क्यों कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और मैं अपने नोट्स कंसल्ट करूं, तो हमारे खाने में ना एक चीज होती थी, गेहूं। हमने गेहूं वगैरह हमेशा धो के खाते थे। दालें भी हम लोग धो के खाते थे, अच्छे से धो के खाते थे और सोक करते थे। और मिलेट्स भी हम लोग खाते थे अपनी डाइट में, और कहीं ना कहीं से हफ्ते में एक बारी तो आ ही जाता था। फिर सोया और बीन्स और ये सब चीजें, हरी सब्जियां, ये जरूरी हैं। ये सब्जियों की जरूरत, इन सबको मिला के ही एक बैलेंस डाइट बनती है। अब वीट में धो के क्यों खाते थे ये हमें शायद नहीं मालूम। वीट में ऊपर ऑक्जेलेट्स और फाइटेट्स होते हैं जो इसके ऊपर चिपके होते हैं। जब हम इनको धोते हैं तो आसानी से हट जाते हैं, तभी वीट का जो पूरा कंपोनेंट है आयरन का, कैल्शियम का, वो एब्जॉर्ब हो पाता है। कैलोरीज तो मिल जाएंगी पर ये दो कंपोनेंट नहीं आने देगा वो। इसी तरह जरूरत से ज्यादा ब्रान, अब ब्रान अगर आप प्योर कहीं से लेंगे तो उसमें ऑक्जेलेट फाइटेट ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा वो भी नहीं लेना है। आयरन और कैल्शियम के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप लीजिए, अगर आपका डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे रहा है, यानी खाने और आयरन लेने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप हो, यानी खाली पेट लेना है आपको जब भी लेना है। अब इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ चीजें करते थे पहले। जैसे दाल को भिगो के थोड़ा सा फर्मेंट करते थे, वो उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि वो भी ऑक्जेलेट फाइटेट्स को कम करता है। और भिगो के रखते थे और फर्मेंट भी करते थे। फर्मेंट करना जरूरी था, खमीरा। अब ये खमीरा करना आटे को एक कई बारी ट्रेडिशन भी थी, और बहुत सारे एरियाज में बासी रोटी खाने का भी रिवाज है, अभी भी खाते हैं। हरियाणा में तो खास तौर से खाते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी खाते हैं। राजस्थान में भी मिलेट्स की रोटी बना के रख देते हैं और बाद में खाते हैं। इनका भी एक रोल है, क्योंकि ये जो इसमें स्टार्च होती है, इसको ये इसका जो
आल्टर कर देता है, स्टार्च को परिवर्तन कर देता है, ताकि उसका एक्शन जो है वो स्लो हो और शुगर एकदम से नहीं बढ़े, और आपकी डाइट को बेटर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। स्लो कुकिंग भी एक प्रोसेस था। स्लो कुकिंग से कहीं हमारे पास धीरे धीरे प्रेशर कुकिंग आ गई, फास्ट कुकर, सुपर फास्ट कुकिंग आ गई। अब वो सुपर फास्ट कुकिंग जो है वो आपके खाने का जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसको पूरा चेंज कर देती है। तो वैसे तो आजकल गैस की शॉर्टेज है, तो मैं यही कहूंगा कि कुकर का इस्तेमाल करके खाना जल्दी बना लीजिए, या दूसरा है कि बना के उसको थोड़ा स्टोर करके रख लीजिए। स्लो कुकिंग बेटर है, और कुकिंग यूटेंसिल्स भी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम के बर्तन कभी हमारी उसमें नहीं थे ट्रेडिशन में, हमारी ट्रेडिशन में थे मिट्टी के बर्तन या पीतल के बर्तन होते थे। मिट्टी के बर्तन या पीतल के बर्तन होते थे, और कांसे का भी इस्तेमाल होता था। तो जो लोग अब कर सकते हैं वो वापस उस तरफ जाए। अब इसमें खमीरे आटे की बात कर रहा हूं मैं, बासी आटे की। अब आजकल हम लोग ताजा आटा गूंदो, ताजी रोटी बनाओ, मैंने बहुत बारी अपनी किचन में भी सुनी, ओलों में बना। तो रोटी आती है तो थोड़ी फ्लफी होती है, सॉफ्ट होती है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये सेहत के लिए उतनी अच्छी है? मेरे ख्याल नहीं। ये थोड़ी सी आटे को रखिए थोड़ी देर, कुछ घंटे रखिए, 10-15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ घंटे की। बाजार में एक चीज और आ गई है, वो है सावर डो ब्रेड, यानी खमीरे आटे की डबल रोटी। खमीरे आटे की डबल रोटी मार्केट में आई है, और कभी इसको टेस्ट करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसको बनाने में जो प्रॉपर है, एक ब्रेड को 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो हर कोई नहीं बनाता, कुछ बड़ी बड़ी प्राइवेट बेकरीज हैं वो बना रही हैं और वो दे रही हैं। आपके पास पास मिलता है तो देखिए, ट्राई करिएगा। हाँ, कुछ बड़ी कंपनीज भी बनाना शुरू किया है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो 4 से 5 दिन का प्रोसेस इतने मास प्रोडक्शन में कैसे कर सकते हैं। अब सावरडो ब्रेड और दूसरी ब्रेड में क्या फर्क है कि जो ऑर्डिनरी ब्रेड होती है उसमें आप लोग डाल देते हैं यीस्ट, और उसको 2-3 घंटे में वो थोड़ी फूल जाती है, और फिर उसको बेक कर देते हैं। और सावरडो ब्रेड जो है वो क्या करती है, हवा में उड़ते हुए जो नेचुरल यीस्ट के कण है और विटामिन हैं, ये विटामिन कह रहा हूँ, बैक्टीरिया है, उनको लेके वो धीरे धीरे खमीरी होती है, और उसको डेली उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन ये सावरडो ब्रेड जो है आपकी गट के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह रात की बासी रोटी भी गट के लिए अच्छी है। ये सावरडो ब्रेड आपके पेट में जो गैस की समस्या है उसको कम करेगी, या खमीरे आटे जो बासी रोटी होगी वो भी आपके पेट की गैस की समस्याओं को कम करेगी। और जो हम लगभग हम सब लोग ही किसी ना किसी फॉर्म में पीपीआई, पीपीआई कहते हैं कि जैसे पहले रेंटेक होता था, प्रोटीन पंप इनहिबिटर कहते हैं पीपीआई, टेक्निकल वर्ड है, सिंपल भाषा में हम इसको पैन 40। कोई ऐसी आपका दवाई का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है जिसमें पैन 40 नहीं होता है, और जिसको भी थोड़ा एसिडिटी का होता है तो उसको पैन 40 लेने को कहते हैं। अभी इसके और भी नई दवाइयाँ आ गई, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन इस इंडस्ट्री से मेरे हिसाब से ये खमीरे आटे की रोटी इंडस्ट्री बेटर रहेगी। दाल का थोड़ा सा बासी होना भी अच्छा रहता है, क्योंकि बासी होने से जो इसके अंदर के जो पदार्थ हैं वो थोड़ा सा करेक्टर चेंज करते हैं। वो करेक्टर चेंज होने से उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। इसके अलावा हम अब हम आते हैं, स्लो कुकिंग की बात भी कर दी, सावरडो की ब्रेड कर दी, बासी आटे की कर दी। जो लोग हरियाणा से हैं वो अच्छे से जानते हैं कि रात की रोटी बची हुई वो सुबह खाना पसंद करते हैं। चने की दाल भी बासी हो तो वो खाना पसंद करते हैं साथ में। पहले जब कोयले की अंगीठी होती थी या खाना बनता था, तो सुबह का नाश्ता रात को ही बना के रख दिया जाता था, और लोग आते थे उसको निकालते थे, दही या अचार या लस्सी के साथ, छाछ के साथ ले लेते थे। अच्छा है ये, सेहत के लिए अच्छा है, आई कैन अश्योर यू। फिर मैंने भी कई साल पहले डाइटिशियन से पूछा कि हमारे खाने में अचार का क्या रोल है। कोई रोल नहीं है अचार का, टेस्ट देता है और नमक बहुत देता है, हमने सुना है। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा कोलीग कह रहा है, पढ़ लिया, समझ लिया। लेकिन जब हम इसको धीरे धीरे और आगे ले गए तो ये पता चला कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल क्वांटिटी
कटोरी भर के अचार नहीं खाना है, थोड़ा सा लेना है साथ में टेस्ट में। और ये आपका जो इसका एसिडिक पार्ट होता है, ये आपके खाने के एब्जॉर्प्शन को स्लो भी करता है और अच्छा भी करता है। स्लो इसलिए कि पेट के जो शुगर वगैरह, जो स्टार्च वगैरह होती है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। जब धीरे एब्जॉर्ब होती है तो ब्लड शुगर जिनकी प्रॉब्लम है या नहीं भी है, तो एनर्जी को धीरे धीरे बॉडी में कई घंटों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बजाय इसके कि फटाफट एब्जॉर्ब हुई और शुगर बढ़ी और फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ गई। अब अचार कई तरह के हैं, हमें मालूम है। जब अचार का मेला लगता है तो हजारों तरह के मिल जाते हैं। तो फिर हमने रिसर्च करनी शुरू की, अचार कौन सा अच्छा लगेगा। तो बेस्ट अचार तो जो मेरी समझ में आया वो आंवले का है, कि आपको आंवले के गुण भी देता है, और उसको आंवले को आपको पकाना नहीं पड़ता, बड़ा माइल्ड सा स्टीम करके आप उसका अचार बना सकते हैं, और वो लीजिए। दूसरा अचार जब मुझे चला, सहजन की फली जब कच्ची होती है तो उसको तोड़ के अगर आप बनाएंगे तो वो अचार भी अच्छा लगेगा, और हेल्दी भी बहुत है। सहजन का गुण तो सबको मालूम है कि ड्रम स्टिक दूसरी भाषा में कहते हैं, या सहजन कह लीजिए, ड्रम स्टिक कह लीजिए। और हमारे देश में हर जगह पैदा होता है ये। आप घर में एक पेड़ लगा देंगे तो आपकी कई पुश्तों को वो खिलाता रहेगा वो। तो ये हो गया। अब ये अचार के बाद रहता है नींबू। नींबू दाल में डालने की प्रथा थी, कई लोग अभी भी डालते हैं, और ये टेक्निकली बहुत अच्छा है कि दाल में जब आप नींबू डालते हैं तो उसमें उसके आयरन को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ये जो एसिडिक पार्ट होता है ये कंपोनेंट हेल्प करता है। अगर साथ में आंवला ले लेंगे तो वो भी अच्छा है। साथ में टमाटर की चटनी और कुछ इस तरह की चीज लेना है। बाकी फ्रूट जूस नहीं लेना है, लेना भी है तो एक ही जूस मैं रिकमेंड करूंगा, वो ऑरेंज जूस, थोड़ी क्वांटिटी। एप्पल जूस खाने के साथ ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर हम और सोचें तो खाने में हमें क्या हेल्प करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस चीज के साथ क्या मिक्स कर रहे हो। अगर आप खाली चावल खा रहे हो तो अच्छा नहीं है। चावल के साथ दाल और राजमा अच्छे हैं, क्योंकि ये उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर मौका मिलेगा फिर डिस्कस करूंगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये मैं अपने चैनल में डाल रहा हूँ, डॉक्टर भगत भी उस पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैं अभी भी पिछले हफ्ते करीब 10 लोगों से डिस्कस किया, जो डाइटिशियन भी थे और डायबिटीज भी ट्रीट कर रहे थे। तो मैंने कहा ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, कि किस खाने में कितनी शुगर होती है। लेकिन उसके आगे जो दूसरा शब्द था ग्लाइसेमिक मैट्रिक्स, ग्लाइसेमिक मैट्रिक्स ये होता है कि किसी खाने की शुगर को कैसे एब्जॉर्ब करने में कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिनको शौक है खाने का वो चावल खाते हैं, और जैसे ही वो खाने लगते हैं घर के बाकी सदस्य कहते हैं, "ए, क्या खा रहे हो तुम लोग, चावल खा रहे हो, तुम्हें तो डायबिटीज है, नहीं खाना है।" ये गलत है तरीका। उस चावल को कैसे मिक्स करना है, कैसे कुक करना है, ये सब मैंने उन लेक्चर्स में लिया है। कभी आप लोगों से मौका गया आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आप वहां से। तो ये ग्लाइसेमिक मैट्रिक्स है। तो जब मैंने कहा ना कि दाल के साथ आपको पालक मिक्स कर लीजिए, वो इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो करेगा, या चावल के साथ पालक मिक्स कर लेंगे, या बीन्स ले लेंगे, तो इस तरह आपका जो शुगर का एकदम जंप होता है खाने के बाद, फिर आप उसको टेस्ट करोगे 2 घंटे बाद, पीपी करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा। और जिस दिन आपने ग्लाइसेमिक मैट्रिक्स समझ लिया, अब ग्लाइसेमिक मैट्रिक्स को एक शॉर्ट में मैं ये बताऊंगा कि प्लेन रोटी डायबिटीज वालों के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पराठा अच्छा है। थोड़ा सा घी जिसमें लगा हुआ है, अच्छे से कुक किया गया है, और पराठा है, तो उसकी शुगर जो है वो कई घंटों में एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि उसमें घी है। और वो जो घी है खाने को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। और ये लोग हम करते भी थे। अभी भी वैसे रोटी, जब हम सादी रोटी होती है तो उस पर हल्का सा घी लगाते हैं। घी कोई भी हो, देसी घी सबसे अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। घी कोई भी हो, लेकिन घी लगाना चाहिए, और उसको अच्छे से मिक्स करें। पुरानी लेडीज जब रोटी को घी लगाती थी तो उसको अच्छे से ऐसे मरोड़ के भी देती थी, ताकि घी अंदर हो जाए, उसके अंदर चला जाए। आप लोगों को याद होगा। अभी तो बस उसको ब्रश से लगा देते हैं, एक वो सिलिकॉन का ब्रश आता है उससे लगा देते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं सबको टच करता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। आप लोग इनको पढ़िए भी, समझिए भी, नहीं तो वो सीरियल्स देखिए जो मैं डाल रहा हूँ, नहीं तो आप गूगल में या इधर उधर स्टडी करिए, लेकिन अच्छे सोर्सेज से करिए जहाँ पे एविडेंस के साथ हो। अब फाइबर का रोल बहुत है, हाई फाइबर हमें लेना है।
लेकिन खाली ब्रांड मैंने कहा ना बहुत ज्यादा लेना भी अच्छा नहीं होता है। मिलेट्स जरूरी है, मिलेट्स को लीजिए, लेकिन मिलेट्स जो हमारे 5-6 मिलेट्स हैं, सबको कल्टी इकट्ठा नहीं लेना है। यानी मल्टीग्रेन मिलेट ब्रेड जो है, मैं उसके अगेंस्ट भी एक पूरा वो आर्टिकल डाला हुआ है कि लेना है तो एक ही ग्रेन की मिलेट हो। क्योंकि ये मिलेट का कैरेक्टर कुछ इस तरह का है जैसे केकड़ा होता है कि एक आइटम दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होता। केकड़े को एक टोकरी में डाल देना तो एक ऊपर चढ़ता है, दूसरा उसकी टांग पड़ के नीचे खींच देता है। तो मिलेट्स का भी मल्टीग्रेन मिलेट्स जो है एक साथ नहीं लेने हैं। सिंगल मिलेट, सिंगल मिलेट को आप गेहूं के साथ मिक्स कर सकते हैं, पर मिलेट को आप सोचोगे 8 तरह के मिलेट्स बहुत। आप अभी कहीं देखिए, डाइट गूगल में डालिए, ब्लिंकिट पे डालिए, आपको मल्टीग्रेन मिलेट्स 20 मिनट में 20 तरह के खाने मिक्स किए हुए। नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी गुड मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, मार्केटिंग टैक्टिक्स में आपको देंगे। हाँ, वहीं पे ब्लिंकिट में अगर आप देखेंगे सावरडो ब्रेड तो वो आपको मिल जाएगी। और एक होती है इसमें क्लासिक सावरडो ब्रेड, वो मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता, आटा ही होता है, और आटे को 4-5 दिन में फर्मेंट किया जाता है। और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग भी है, मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था कि भटूरे आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। वो एक मेडिकल पर्सनल से जब ये पोस्ट आई तो कुछ लोगों ने समझा मैं मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा सा मजाक था उसमें, क्योंकि ये जो भटूरे बाजार के होते हैं, ये 4 घंटे में फर्मेंट कर लेते हैं। 4 घंटे में जब फर्मेंट कर लेते हैं और उसको आपको दे देते हैं 4 या 3 घंटे या 2 घंटे में, क्योंकि वो यीस्ट डालते हैं उसमें, केमिकल डालते हैं, सोडा वगैरह डाल डूल के उसको फुला देते हैं। और आप लोग सब लाइन लगा गए बड़े शौक से, आज संडे है ना, और बहुत सारी भटूरों की दुकानों पे लाइन लगी है, क्योंकि हमारे पंजाबी नॉर्थ इंडिया में बहुत फेवरेट फूड है ये। लेकिन भटूरे मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये भटूरा नहीं है। मैं वो भटूरे की बात कर रहा हूँ जो आप घर में आटा रात को फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं और फिर उसका भटूरा बनाते हैं, चाहे गेहूं का बनाएं चाहे मैदे का बनाएं। बेटर है गेहूं का बनाएं या मिलेट्स उसमें कुछ ऐड कर लें। वो भटूरे आपकी सेहतबोन हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में कैल्शियम डाइट में हमारे कम नहीं है। हमारी पूरी डाइट में कैल्शियम कैल्शियम का जिक्र बार बार होता है, लेकिन हमारी हड्डियों में कैल्शियम नहीं है। और ये पूरे इंडिया का डाटा बता रहा हूं मैं कि कहीं पे भी कैल्शियम पूरा नहीं है जितना होना चाहिए, सिवाय एक छोटा सा एरिया केरल का है जहाँ पे वो फर्मेंटेड मिलेट्स डेली लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक नया शब्द, और फिर फर्मेंटेड मिलेट्स हैं और कुछ बनाते हैं वो, मैं उसका जिक्र थोड़ा और डिटेल में करूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई करेंगे। नहीं करेंगे तो ये जो कैल्शियम है ना, ये एब्जॉर्ब नहीं होता। एब्जॉर्ब नहीं होता तो उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं K27, फिर कभी उस पर लंबी चर्चा करूंगा। K27 इज गोइंग टू कम अप इन ए बिग वे। विटामिन के तो हमको लोगों को पता था, विटामिन K27 का मेडिकल प्रोफेशन को पिछले 20 साल में ज्ञात हुआ है, और ये जांच जो है अभी आगे चलेगी। लेकिन बहुत सारे कैल्शियम्स के साथ K27 आना शुरू हो गया है। आप जो भी सप्लीमेंट लेते हैं कैल्शियम का, उसमें K27 होना चाहिए। प्लीज इंश्योर दिस। तो भटूरा अगर लेना है फर्मेंटेड, या कुछ भी फर्मेंटेड लेना है, पूड़ी वगैरह बनानी है, तो कोशिश करिए रात को थोड़ा सा ना उसका आटा फुला लें, वो बेटर हो जाएगी। हाई फाइबर तो रखना ही रखना है हमने, और हर तरह से कोशिश करनी है। चावल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आलू भी है। हम में से जितने डायबिटिक यहाँ पे बैठे हैं, दोनों को, सबको बार बार बोला गया होगा आलू मत खाना, तुम क्या कर रहे हो, आलू खा रहे हो। आलू खाना है, कैसे खाना है वो भी मैं बताऊंगा कभी। चावल खाना है, कैसे खाना है। लेकिन शॉर्ट में एक ही बात बोलूंगा कि चावल को बना के ठंडा होने दीजिए, और फिर उसको 3-4 घंटे बाद उसको आप फिर दोबारा से हीट करके बनाएं। इसी तरह आलू भी है। इन दोनों का जो स्टार्च का करेक्टर होता है ना, एक बार कुक करने और उसके बाद ठंडा करने से करेक्टर चेंज हो जाता है। अब इसमें शॉर्ट में मैं बेनिफिट बताता हूँ कि आप बाजार में जब फ्राइड राइस लेते हैं, आपको 5 मिनट में बना के, तो 5 मिनट में राइस बन नहीं सकता। तो राइस को पहले का बना होता है, ठंडा फ्रिज में रखा होता है। हाँ, जब आप वो खाते हैं तो शुगर उतनी नहीं बड़ी होती, क्योंकि साथ में सब्जियां भी मिली होती हैं, थोड़ा सा उसमें घी भी मिल जाता है, ऑयल मिल जाता है। सो शुगर वालों के लिए वो बेटर रहता है। कभी बाजार जाएं थोड़ा सा खा लीजिए, बच्चे जो मर्जी कहें आप फिर भी खा लिया करिए ऐसा। डाइट का टॉपिक बहुत लंबा है, कितना टाइम हो गया है, 35 मिनट हो गए हैं, है ना। तो इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसपे कुछ लोगों के रिएक्शन भी होगा।
कि हमारी वेदों में सुरा की बात कही गई है, शास्त्रों में सुरा की बात कही गई है। और लेकिन वो सुरा, ये 40% या उसकी नहीं की गई है। वो सुरा की गई है जो वेरी लो अल्कोहलिक कंटेंट वाले घर में फर्मेंट किए जाते थे, और ये लेना चाहिए था। इससे उनका कहना था कि डाइजेशन जो है बेटर होता है। अब ये बात हमारे पुरखों को मालूम थी और वो यूज करते भी थे इसको। हम में से कुछ, थोड़ा हार्श वर्ड यूज करता हूं मैं, शुद्धतावादी, वो दारू के नाम पे हर चीज भी जो आती है ना अल्कोहल के नाम पे, उसको प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। और जो लेते हैं वो जरूरत से ज्यादा लेते हैं। दोनों ही खतरनाक हो गया है। ये जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है फर्मेंटेड, आप में से कितने एरियाज के लोग हैं और आपके कितने साथी हैं इधर उधर, मैं लिस्ट डालू एक दूंगा आपको खाली। नॉर्थ इंडिया में कांजी चलती है, होली के आसपास कांजी बनाते हैं, सीजन है। कांजी इज वेरी गुड। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब में खूब यूज होती है। छांग, हिमाचल प्रदेश में छांग बनती है, चावल से बनाते हैं और लेते हैं वो खाने के साथ। लद्दाख में भी होती है। और यह बारले का पानी भी रात को भिगो के 1-2 दिन रख के फिर वो उसको लेते हैं। मिलेट बिरबिज कहते हैं इनको। ये अगर किसी पारंपरिक परिवार के खाने में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगी ये सब। हमारे शहरों के खाने में सब गैर हो गया ये। कहीं पे ये मत सोचिएगा मैं अल्कोहल लेने के लिए इनकरेज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक डाइजेस्टिव ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। हिमाचल में फिर एक और खाना है सिद्धू। हिमाचल और थोड़ा उत्तराखंड में भी चलता है सिद्धू। सिद्धू में क्या करते हैं, चावल को पीस के उसके आटे को रात को फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करते हैं, जब वो फूल जाता है तो उसको स्टीम करते हैं। स्टीम करके फिर उसमें कुछ नमकीन चीज अंदर, सब्जी या कई बार मीठा डाल के वो देते हैं। दैट इज अनदर वेरी गुड फर्मेंटेड फूड। मैंने भी जब पहली बारी पिछले साल खाया तो उसने उसको खोल के ना उसमें 2-3 चम्मच देसी घी डाल दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहते इसके बिना आपसे खाया नहीं जाएगा। और वाकई वो टेस्ट उसका जो उस देसी घी डालने से जो उसका बना, तो ये इट वॉज ए वेरी गुड डाइट कॉम्बिनेशन। बाद में मैंने जब पढ़ा था पता चला। कहवा है कश्मीरी, लेकिन हार्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि कहवा भी बेसिकली टी की कैटेगरी में आता है। फिर वेस्ट में और चले जाएं तो ताड़ी, नीरा, गोवा में ये सब चलती है, स्मॉल क्वांटिटी। कोंकण में चलती है सो कड़ी कड़ी। कोंकण कोकोनट बेस्ड डाइजेस्टिव ड्रिंक होती है। गोवा में टॉडी चलती है, लेकिन वो थोड़ी हार्ड होती है, टेस्ट अच्छा नहीं होता। साउथ इंडिया में चलती है टॉडी, कालू और पाम का सैप होता है। एक जो इम्पोर्टेंट मैं जब बात कर रहा था कि केरल के कुछ हिस्सों में कैल्शियम की कमी नहीं है हड्डियों में, उनके पूरा एक जोन है, एक पूरा जोन है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि एक ड्रिंक है कॉल्ड अंबाली। अंबाली जो है, आप अपने साउथ इंडियन केरल या कर्नाटका के दोस्तों से पूछोगे तो उनको पता होगा अंबाली क्या होती है। रागी अंबाली, फर्मेंटेड रागी रिंग, इसको ठंडा करते हैं और गट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तमिलनाडु में जाएं तो वहां पे नीरा ग्राम या पायजम कुछ इस तरह का पानी है। अ, और फिर आ जाता है केरल में सांबर। अच्छा, ये साउथ इंडियन खाने में जो सांबर को खट्टा करते हैं, ये भी उसका एब्जॉर्प्शन बेटर करने के लिए खट्टा किया जाता है। इमली डाल के करें या कुछ और डालें, ये अच्छा होता है। अगर ईस्ट इंडिया में चले जाएं तो पूरा ईस्ट इंडिया है। मैं ये कहूंगा कि हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, भूटान और जितने हमारे स्टेट्स हैं उधर 7 स्टेट्स, उन सब में कहीं ना कहीं चावल की या इस तरह की ड्रिंक बनती है। और वो ट्रेडिशनली खाने से पहले आपको सर्व की जाती है। बंगाल में एक बंगाली कोई बैठा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता, पंटा भात वाटर। पंटा भात वाटर जो है ये यूज होता था बंगाल में, उड़ीसा में, असम में। ये भी उसी कैटेगरी में आता है। लो अल्कोहल कंटेंट फर्मेंटेड, लो का मतलब होता है 1-2% भी नहीं। और ये दिया जाता है। त्रिपुरा में इसका नाम है चौक, और असम में अपोंग है। ये मैंने नेट से निकाले नाम, और जब मैंने अपने यहाँ के दोस्तों से बात की तो ये सब यूज करते हैं। जब इनका नाम लेते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, चमक आ जाती है कि हमारे प्रदेश की चीजों की बात हो रही है। और
ये सब स्टार्टर ड्रिंक्स हैं। ऑल दीज आर स्टार्टर ड्रिंक्स। जैसे हम अभी कहते हैं ना स्टार्टर ले लो, तो आजकल पार्टी में स्टार्टर क्या होता है कि विस्की का एक पैग लोगे, दो लोगे, कि बियर लोगे, क्या लोगे, लेकिन वहां का स्टार्टर यही होता है। फिर नागालैंड में जुथु है, असम में जुजिमा है, अरुणाचल में यूपा है, मिलेट और राइस का फर्मेंटेशन कम्बिनेशन है। सिक्किम में चांग है, और मेघालय में बिच्ची है। सेंट्रल इंडिया में महुआ है। सेंट्रल इंडिया में महुआ हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब ड्रिंक्स यूज होते हैं। तो अब मुझे बताइए कौन सा देश का हिस्सा बचा है जहां पे ये फर्मेंटेड ड्रिंक्स यूज नहीं हो। तो ये फर्मेंटेड फूड जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। यही कहूंगा कि ट्रेडिशनल इंडियन फूड की तरफ जाइए, उसके बारे में और पढ़िए भी, डिस्कस भी करिए, लेकिन उन लोगों से बात नहीं करिए जो जिद्दी है। क्योंकि कुछ लोग किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं और उस जिद में उसी को भला बुरा कहते रहते हैं। उनसे ज्यादा डिस्कस करने का फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन जब वो बोल रहे हैं सुन जरूर लीजिए और फिर उसको आगे फर्दर डिस्कस कर लीजिए। तो ये डाइट के बारे में एक मेरे ख्याल जो 40 मिनट हो गए हैं अब, तो जितना मैंने बता दिया है, और कहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक, खाना हम रोज खाते हैं, इतनी वैरायटी है। लेकिन एक बात और भी कहूंगा कि सीजन की आइटम सीजन में ही खाइए। सीजन की आइटम सीजन में नहीं खा के और ऑफ सीजन में खाइए। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ऑफ सीजन चीजें बहुत मिल जाती हैं। अब कर्नाटका में या उस एरिया में अगर आप तरबूज राउंड दे ईयर खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली और सर्दी के आसपास जहाँ पे सर्दी खूब होती है, सर्दियों में भी तरबूज मिलता है, कई लोग खाते हैं, कोई फायदा नहीं है, नुकसान कर सकता है। तो नेचर ने हमें जो चीज जिस वक्त पैदा करके दी है, हमारे पुरखों ने उसी को डेवलप किया, ग्रूम किया है शरीर की जरूरतों के हिसाब से। अब शरीर की जरूरतें वक्त ने ज्यादा अच्छी समझी हैं, बजाय कि इसके कि मेडिकल साइंस की जो कमर्शियल ब्रांच है उसने समझी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वक्त की जरूरतों ने हमारे पुरखों ने ज्यादा अच्छा समझा है, बजाय इसके कि मेडिकल साइंस ने जो कमर्शियल एंगल से बहुत सारी चीजें पुश। तो फिर करीब कभी चर्चा करेंगे इस पे, पर कुछ बातें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बता दी हैं। आज के लिए इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल, क्योंकि टॉपिक बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, K7 पे थोड़ा ध्यान रखिए। K7 आपको इजीली लेने के लिए ना, आप दही छाछ जो होती है ना, वो फर्मेंटेड रोटी इस पार्ट ऑफ दिल्ली के आसपास के एरियाज में ये अच्छा आसान रहेगा। ये जो छाछ होती है वो लीजिए। और नॉन वेज खाने में काफी हो जाता है K7 K27, पर वेज खाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको। थैंक यू सर। थैंक बहुत सुंदर, आपने तो पूरी आंखें खोल दी। और मुझे भी बचपन की याद आई कि हम लोगों के यहाँ पर जब गेहूं और चावल हुआ करता था तो हम उसको कम से कम 3 या 6 महीने के बाद ही यूज करते थे। पुराने धान को जो है रख देते, मतलब उनको यूज करते थे, नए धान को एकदम बॉक्स में बंद करके रख लेते थे। तो इसी तरह से गेहूं भी जब कभी नया खाने की जरूरत पड़े तो उसको पहले दिन गूंद लेते थे ताकि दूसरे दिन उसकी रोटी बनती थी। तो ये चीजें आजकल इन शहरों में तो पता ही नहीं चलता है कि ये पुराना गेहूं है या नया गेहूं है। तो काफी कुछ चीजें चेंज हो गई है। तो बहुत सुंदर आपका व्याख्यान रहा इस विषय पर। और आप, मेरे अनुरोध है कि जो योग साधकों को कोई मन में कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करें। थैंक यू सर। यू। देखिए, मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने पिछले 3-4 महीने में बहुत स्टडी किया है इसको। और जो आपने चावल वाली बात कही ना, ओल्ड राइस इज बेटर देन फ्रेश राइस। बासमती से सेला बेटर है, लेकिन हमें टेस्ट में बासमती ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह पुराने राइस का एक अलग वैल्यू। 1.5 साल पुराना चावल तो सोने के माफी का है, क्योंकि उसकी शुगर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती। मैं खुद चेक कर चुका हूँ, मैं खुद प्रैक्टिकली चेक कर चुका हूँ कि उसकी शुगर फ्रेश राइस के मुकाबले काफी स्लो राइस होता है। टेस्ट भी अच्छा होता है उसका। तो ये दीपचंद जी ने बात बोली ना चावल की, पुराने चावल की, तो मैं ये बात कभी फिर किसी में करनी थी, पर अभी बत कर दी है मैंने। जी, अब और कुछ बोलिए सर, किसी। इसमें इसमें जो हम देखते भी थे ना, यदि हम नए धान को यदि ओखली में डाल के उसको चावल निकालते थे तो वो एकदम से टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता था। और जो पुराने धान को यदि आप करते हैं तो वो पूरा का पूरा निकल जाता है। ये भी इसकी एक विशेषता होती है कि वो पुरानी चीज को
किस तरह से यूज करना चाहिए। जी क्वेश्चन पूछिए जी। रेणु जी आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप खाना वाना खिलाते हैं लोग। रेणु जी हाँ। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं एक बात पूछना चाह रही थी, जैसे चावल डॉक्टर साहब ने बताया कि पुराने चावल बहुत बढ़िया रहते हैं, पर जैसे चावल में जैसे उसको पुराना रखना चाहते हैं उसमें कीड़ा लग जाता है, उसका क्या इलाज है? मतलब पसंद तो है पुराने चावल। देखिए, कुछ कंपनियां बेचती हैं पुराना चावल। जी मेरे सर। आपको याद होगा कि ये हम प्रोग्राम पे नाम पे लेना नहीं, पर एक लाल किला करके पुराना चावल आता है, अभी भी आता है, बोरियों में आता है, कभी कीड़ा नहीं होता उसमें। उनको प्रिजर्व करना आता है घर में भी। वैक्यूम पैक का वैक्यूम का कितना रोल रहेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पुराने चावल को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है थोड़ी सी। तो अब ये लोग जैसे करते हैं पैक, इनको दुकानदारों को मालूम है। और जितने राइस के व्यापारी हैं वो सब ये सब जानते हैं, ये सब चीजें। तो इसीलिए पुराना चावल थोड़ा महंगा भी मिलता है। और सर जैसे हम डेली, हमें हैबिट है डेली चावल खाने की बिना नागा, तो जीरा राइस हेल्थ के लिए ठीक है डेली? जीरा आपके खाने में कहीं पे भी अच्छा है। और ठीक है। जीरे जीरे राइस के साथ थोड़ा सा घी मिक्स कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ घी जी। घी का मैंने जिक्र किया था कि घी घी जो है ना आपकी डाइट में सबसे स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। जब वो खुद अपने आप को स्लो एब्जॉर्प्शन लिस्ट में रखता है, तो उसके साथ जो भी आप खाते हो ना, उस सबको एब्जॉर्प्शन उसका स्लो करता जाता है, करता जाता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। आजकल तो मैं लखनऊ में आ गया हूँ और आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। जी। बट एनीवे, इट्स वंडरफुल दैट मैं इधर भी आ गया। दो चीजें, पहले तो मैडम ने पूछा था कि चावल में कीड़े पड़ जाते हैं। आई डोंट नो, मेरे तो घरों में भी मैंने देखा है, वो भी जमाना देखा है जबकि बड़े बड़े उसमें रखा जाता था अनाज, और फिर उसके बाद निकाला जाता, फिर कुटाई होती थी। चावल भी जब रखते थे तो चावल में हम नीम की पत्तियां उस समय भी डालते थे, अभी भी डालते हैं। और नीम की पत्ती जिसमें हो जाती है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। पहले तो ये है, ये मेरा तजुर्बा है, ये हमने देखा है। ठीक। और वो तो मेरे घर पे भी अभी भी फॉलो हो रहा है। तो एक तो वह है। दूसरा, आपने बोला था कि चावल खाने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि चावल खाया करें, लेकिन चावल को पका दें, उसके बाद 4 घंटे रख दें, फिर ठंडा हो जाता है, फिर उसको गर्म करके खाएं। इसका थोड़ा लॉजिक आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्योंकि जनरली खाने में ये होता कि भाई गरम गरम फुल्का, गरम गरम खाना, गरम दाल, उसमें घी डाला हुआ, वो उसका मजा ही अलग है। अगर हमने रख दिया फिर उसको गरम करके खाया तो उसका मजा थोड़ा, आई डोंट नो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। मैं आपको बताता हूँ, देखिए। जी जब घर में एक चूल्हा होता था, कोयले पे लकड़ी पे जलता था, ये जो जी जी। सारे शौक आपने बताया ना, गर्मा गर्म सब कुछ हाथ में मिल जाए, वो होता नहीं था। हाँ। ठीक है ना। आपको गैस मिल गई है, तो आप ये कर रहे हो, गैस की शॉर्टेज हो गई है, थोड़ा कम करिए उसका इस्तेमाल। और ये जो मैंने बीच में जिक्र भी किया था कि जब आप चावल, आलू, आटा, इन सबको बना के पार्शली कुक करके रखते हैं, तो इनकी स्टार्च, जो अंदर स्टार्च इनका मेन कंपोनेंट है, जो एनर्जी देता है हमें, जो ग्लूकोज देता है। स्टार्च का करेक्टर चेंज होता है। अब आप कहेंगे आपको चावल ताजा अच्छा लगता है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको बिरयानी अच्छी नहीं लगती? बिरयानी अच्छी बहुत लगती है अच्छी ना? लगती है। बहुत अच्छी लगती है। उसमें भी क्या करते हैं, आप चावल पहले बना के थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर सब्जियों को कुक करते हैं, फिर दोनों को फाइनली कुक करते हैं। व्हाट यू एग्जैक्टली मीन इज दैट देयर शुड बी सम गैप। एक बार कुक हाँ, किया, थोड़ी देर अगर इसको रख स्टार्च, दिया। उसको स्टार्च का नॉट करेक्टर एग्जैक्ट। चेंज होने मैंने आपको, देखिए, हर चीज बुरी भी होती है, ये भी है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहां से प्लेन राइस मांगते हो, वो भी आपको गर्म करके देते हैं। और आप फ्राइड राइस मांगते हो, वो भी आपको देते हैं। जीरा राइस मांगते हो, वो भी देते हैं। और वो जो 5 मिनट या 7 मिनट के गैप में आपको ये खाना देते हैं, फ्रेश तो नहीं बन सकता, कभी किसी हालत में सही है। नहीं बन सकता। तो वो सही है। आपको ये गर्म करके देते हैं। अच्छा, अब मैं अपनी शुगर जो है, मेरे पास एक डिवाइस लगी है, कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये लगी है, आपको दिख जाएगी, ये लगी है। ठीक है ना। तो मैं कई बार ना मजे लेने के लिए इसको चेक करता हूँ कि आज मैंने ये वाला चावल खाया या आज मैंने ये खाया, तो शुगर कितनी देर में बढ़ी। तो ये जो इस तरह के बाजार का ये वाला जो पार्ट है रेस्टोरेंट का,
ये थोड़ा सा बेनिफिशियल है, घर में भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये संभव नहीं कि हर कस्टमर के लिए वो फ्रेश राइस बनाए और आपको दे। तो दैट इज ये एग्रीड। एग्रीड ना? या बिल्कुल, आई और टोटली एग्री विद यू। मींस व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड इज कि थोड़ा गैप होगा, थोड़ी फर्मेंटेशन उसमें आ जाती है, मैं तो ये इट इज करेक्टर गुड फॉर चेंज हो जाता है। डाइजेशन। दैट इज करेक्टर, व्हाट आई कैन आंसर। मैं एक फोटो भी तीसरा, आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने इतना सारा आलू अपने खेत का था, थोड़ा शुगर फ्री टाइप का था वो। मैंने उस दिन सिर्फ अपनी इस थ्योरी को चेक करने के लिए उस आलू को उबाला, उसको ठंडा किया, फ्रिज में रखा उसको। फिर हमने उसको मैश करके उसमें हमने मक्खन डाला और नमक और थोड़े से मसाले डाले। फिर हमने उसको बेक कर दिया। बेक करके कम से कम तो 400-500 ग्राम आलू मैं खा गया, शुगर तीसरा नहीं। ये है डॉक्टर साहब, आपने अचार के बारे में भी बताया हाँ, था। मैं भी, इनमें ये बात पूरी होने दीजिए। अब इतना जी। आलू, सिर्फ आलू मैंने खाया 400 ग्राम के करीब, और वो शुगर नहीं बढ़ी। तो एक वो मेरे लिए भी आश्चर्य था, पर वो प्रैक्टिकली मैंने करके देखा। बेक, सिर्फ बेक किया उसको मैंने, अच्छे से बेक किया उसको। बेक करने से फर्क पड़ गया, पहले के बनाने ठंडे से, और घी डालने से, घी डालने का एक फैक्टर आया। तो वो जो उसने उसका शुगर एकदम बढ़ने की जो टेंडेंसी थी उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखा। तो वो मैंने अपने ग्लूकोमीटर से मॉनिटर किया था। वो शुगर मेरी 2-3-4 घंटे तक धीरे धीरे बढ़ी है। 4-5 घंटे लगा दिए उसने एब्जॉर्ब होने में। आप आ रहे थे अचार की बात पे। अचार का रोल एक तो टेस्ट एनहांसर तो है ही, और अ, अचार का जो एसिड होता है वो आपका एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। बीच बीच में जब अचार की बाइट ले लेते हैं खाना खाते हुए, तो वो आपको खाने में मिक्स होता रहता है और एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। देखिए, शुगर के केस में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब शुगर एकदम बढ़ती है और एकदम नीचे आती है। शुगर जब या एकदम ऊपर जाती है और एकदम नीचे आती है, और ऊपर जाने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 से 140 होगी। शुगर जाने का, ऊपर जाने का मतलब 100 से होगी 240, और 240 से फिर वो कम हो गया, 140 आ गई अगले आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में। इसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स का जो ना, जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उसमें मैं बताऊं कि ज्यादा शुगर से ब्लड वेसल्स फूल जाती है, और जब शुगर नीचे आती है वो श्रिंक करती है। ये जो प्रोसेस फूलने और श्रिंक होने का होता है, ये उनको धीरे धीरे डैमेज करता है। फिर वो फटे, किसी दिन वो फटे जाती है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है, या किडनी डैमेज हो जाती है, या आई की प्रॉब्लम हो जाती है, या कहीं और प्लॉट्स बन जाते हैं। तो इस हाई सडन राइज ऑफ शुगर जो है, इसको अवॉइड करना है। रसगुल्ला भी खाइए, लेकिन सोच समझ के तरीके से खाइए। गुलाब जामुन खाना है, सोच मना। मेरी जो उस लेक्चर सीरीज में ना, ये बड़ा खास बात है। मैं एक ही बात में, मैं आपको खाने के लिए कुछ मना नहीं कर रहा, कुछ भी मना नहीं कर रहा। सब कुछ खाइए, लेकिन किस तरह खाना है और कितना खाना है, ये जरूरी है। दूसरा, आपने अचार की जो बात कर रहे हैं, हाँ अचार खाना का टेस्ट तो बढ़ा देता है, लेकिन अगर कहीं जाते हैं, खाना खाते हैं और बोले भाई थोड़ा अचार देना, तो लेडीज फील बैड कि यार मेरा खाना अच्छा नहीं बना है क्या। नहीं नहीं, अब वो ये बात भूल गए ना कि अचार का हाँ, एक रोल है और आपको खाने की आदत है। जी। और अचार, बस वही है, अचार बाजार का लेते हुए ये ध्यान रखना है कि वो सिरके में पका हुआ अचार नहीं। हाँ। या ये ध्यान रखने वाली चीज है, सिरके में पका। और जिस आदमी ने आपको अचार के बारे में ऐसा कहा है ना, तो दोबारा हम्म, जब आप उसके घर में जाए ना, तो आप उसको अपने घर के बने हुए अचार की एक छोटी सी शीशी गिफ्ट में कराइए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी उसकी मच डॉक्टर साहब, विचारधारा बहुत दिनों बदल के बाद जाएगी मुलाकात उसकी। हुई। वंडरफुल वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। और कुछ, मैं तो सोच रहा था प्रश्न महिलाओं से ज्यादा आएंगे, क्योंकि खाना उनको देखना पड़ता है। खाने के ट्रेंड उन्होंने ही चेंज किया है धीरे धीरे, ऑन डिमांड। ये नहीं कि जान के किया, ऑन डिमांड चेंज किया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं बोल रही हूँ माया जोशी। जी। सर मैंने ये क्वेश्चन करना है आपसे। जो हम बासी रोटी खाते हैं सुबह, हम्म, तो वो कैसे खाना है? ठंडी खाना है कि गर्म करके खाना है? हल्की सी गर्म करके है। या उसमें घी लगा के खाना है? घी तो जरूर लगाना है। अच्छा, घी लगा के घी, खाना है। घी लगाइए, छाछ के साथ लीजिए, अचार के साथ लीजिए, या रात की बासी दाल के साथ लीजिए, यानी वो मिस्सी रोटी जो होती थी ना। अभी देखिए, शादियों में जब आपको मिस्सी रोटी देते हैं ना, वो होती है बेसन की रोटी। और वैसे हम लोग ट्रेडिशनली पंजाबी में जो कहते थे, मिस्सी रोटी मीन्स कि रात की बची हुई दाल को आटे के साथ मिक्स करके और घी डाल के वो आपको रोटी दे देते थे। हमारी माँ ने तो कई साल तक हमें ये खिलाया है। तो वेस्ट तो हम लोग कुछ करते नहीं थे, और फ्रिज ज्यादा होते नहीं थे। फ्रिज आना उस वक्त घर में एक लग्जरी होती थी।
ठीक है, ओम थैंक यू सर। जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। मीनाक्षी जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि महाराष्ट्र में एक ड्रिंक आता है कोकम, हाँ, तो क्या वो फर्मेंटेड ड्रिंक है? महाराष्ट्र क्योंकि का नहीं, वो इससे ब्लड गोवा टेस्ट के लिए गोवा का होता है। ड्रिंक है। गोवा का ड्रिंक अच्छा। है, फर्मेंटेड है थोड़ा सा वो। और कोकम को वो लोग देते हैं गोवा में एज वेलकम ड्रिंक भी देते हैं, महाराष्ट्र में भी देते हैं। आप हाँ सांबर में भी जी। उसको डाल के उसको खट्टा भी करते हैं, तो ये हल्की सी खटास होती है उसमें। वो हाँ जी, वो फर्मेंटेड। कहते हैं पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, पेट के लिए अच्छा है। मैं सब बता रहा हूँ, जितनी मैंने फर्मेंटेड ड्रिंक्स के नाम लिया ना, मेरे पास पूरी हाँ जी। लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट मैंने नेट से निकाली कि हर प्रदेश में हर एरिया में हाँ फर्मेंटेड जी। ड्रिंक थी। और जब हमारे वेदों में उसकी चर्चा हुई हुई है, लेकिन वेदों में गड़बड़ ये हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा उसको तो उनकी सोच गलती, हमारी सोच गलती। उन्होंने जो शब्द उसमें इस्तेमाल किया सुरा, अच्छा। इस तरह की ड्रिंक्स को सुरा। अब यहाँ पे जब हम सुरा की बात करते हैं तो हमारे पास वही विस्की बियर और जितनी सारे हाई अल्कोहल ब्रांड है वो आ जाते हैं, वो सब नहीं, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं अब कांजी तो देखिए, कांजी पीने में किसी को परहेज नहीं होता है। होली के जी। आसपास कांजी बनती है, एंड कांजी जी। इज वेरी गुड। और कांजी में K7 का जो है ना, कई इस तरह के विटामिन का बहुत अच्छा योगदान है। जी। छाछ, खट्टी दही का अपना योगदान है। खट्टी दही से जब आप कढ़ी बनाते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जी। ये सब डाइट्स जो पुरानी है ना, ये इनका इस्तेमाल करिए कि दही खट्टी होगी। अच्छा, दही बाजार की और दही घर हम्म। की, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है आपको अच्छा। फूड नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। आसान, बाजार से लाना आसान था, 2 किलो दही ले आओ, उसकी ले आओ डब्बे में, प्लास्टिक डब्बे में। लेकिन अगर आपने मेहनत करके घर में जमाई है और वो खट्टी हो गई है, उसका एक अलग ही रोल है। जी। बाजार वाली तो धन्यवाद। कभी बाजार वाली तो कभी खट्टी होती नहीं है। थैंक यू सर। जी, गीता जी हैंड रेज कर रही है। गुड मॉर्निंग सर। जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर आजकल के बच्चे तो बासी खाना खाते ही नहीं, कैसे खिलाएंगे? हाँ जी। उनका आजकल के बच्चे तो बासी खाना खाना ही नहीं पसंद करते। बच्चे नहीं पसंद करते ना, बच्चों को सावा डो ब्रेड दे दो। ब्रेड? सावा डो खमीरे आटे की होती है, गोल सा ये होता है, 250-400 ग्राम का एक भी आता है। उसको स्लाइस करके दे दीजिए, अगर बासी नहीं खाते। बाकी देखिए, जब आदमी का शरीर है, जब उसको जो अच्छा लगता है वो अपने आप खाने लग जाता है। जो उसको हाँ सेहत जी। उसकी जो उसकी सेहत ठीक करता है वो अपने आप खाने लग जाता है। बच्चों को हमने कैसे पाला ये तो हमारी जिम्मेदारी थी, उनकी नहीं थी। ओके सावरडो मैं भी पिछले 4 महीने से यूज कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। उसके बिना आई प्रेफर, मैं तो ब्रेकफास्ट लंच दोनों में ही वही इस्तेमाल कर लेता हूँ। एक तो गैस इस्तेमाल नहीं होती मेरी, हल्का सा गर्म करके मैं खा लेता हूँ उसको। और टेस्ट होता है अपना एक खट्टेपन का जो उसमें होता है ना, सही साइड, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है उसमें। सर शरीर में जो एलर्जी होती है तो उसमें तो ब्रेड वगैरह अलाउ नहीं होती ना? वो बाजार वाली ब्रेड जो है, प्रोटीन में जो लोफ आते हैं, वो बेकार है। उसका कोई वो एक कन्वीनियंस है जो अंग्रेज हमें दे गए हैं। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं। सावरडो का जो कंजम्पशन है सबसे ज्यादा साउथ दिल्ली में, खासतौर से बसंत विहार और बसंत कुंज एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक लोग बहुत रहते हैं और उनको ये बात पता है। मैं अपनी ब्रेड उसी एरिया से लाता हूँ अगर मेरे को लानी होती है, नहीं तो ऑनलाइन में मंगा लेता हूँ। ऑनलाइन कभी चॉइस की नहीं मिलती कई बार। तो अब मैं वही हैरान था, तो एक दुकान पे वो कहता है हम तो सिर्फ सावरडो ही बनाते हैं और तो हम बनाते ही नहीं कुछ, क्योंकि वहां के लोगों की डिमांड है और क्योंकि उनको पता है कि ये चीज अच्छी है, इसलिए वो यही खा रहे हैं। ओके थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, एक दो क्वेश्चन चैट में भी आए हुए हैं कि क्या बासी रोटी सुबह शाम ही खानी चाहिए? सुबह की शाम को नहीं, रात की सुबह। उसका एक रीजन है कि रात को टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है और खराब नहीं होगा। दिन में आपने रखी और वो बासी हुई, रात को तो थोड़ा सा खराबी का इसमें टेस्ट आ सकता है। तो धूप गर्मी में बहुत ज्यादा नहीं रखनी। उसको कपड़े, जो तरीका होता था कपड़े में लपेट के रखते थे, और कैसरोल में नहीं रखते थे वो लोग, वो केन की टोकरी में रखते थे ताकि हवा भी लगे उसको और ठंडा भी रहे। कैसरोल में रखेंगे तो वो ठंडी उससे नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा।
केन की टोकरी आने लगी है हिमाचल से, उत्तराखंड से। एक तो उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आप खरीदेंगे तो, और आपके खाने का टेस्ट भी अच्छा आएगा उसमें। जी कंचन जी और मित्रा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे पूछना था कि आपने क्या बताया, आटे, गेहूं के आटे में दूसरा आटा मिला सकते हैं, जैसे सत्तू का आटा है, सिंगल बेसन का आटा सिंगल में सिंगल मिलेट, मल्टी मिलेट नहीं, सिंगल नहीं मिलेट। मिलाना? हाँ, मल्टी मिलेट एक होता है ना कि 6-7 तरह का मिलेट का आटा है, वो मिला दिया, वो नहीं। मिलता भी है बाजार में, मेरे पास भी आके अच्छा। रखा है, पिछले 4 महीने से आके रखा है। मैंने सैंपल के तौर पे मंगाया था और मैंने अभी इसको यूज नहीं किया है, एक ही दिन यूज किया था, क्योंकि अच्छा, मिलेट। हाँ सिर्फ एक एक मिला सकते हैं? हाँ, 1 मिनट आटे में मिला लीजिए। और एक पूछना था सर, जो कांजी का पानी बताया था आपने राजस्थान में, वो पित्त वाले ले सकते हैं क्या, जिनको एसिड बनता हो? हाँ लीजिए। मैं बताया, ये जो पीपीआई इंडस्ट्री है ना, पीपीआई का इंडस्ट्री का कहने का मतलब है कि जो पैन 40 लगभग जो भी डॉक्टर के पास गया उसने सुन लिया होगा ये, कि हर दवाई के प्रिस्क्रिप्शन में पैन 40 लिख देते हैं। दर्द की दवाई लिखते हैं तो भी पैन 40 लिखते हैं, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है उससे, दवाइयों से। तो पैन 40 होने से एसिडिटी थोड़ी कंट्रोल रहती है। तो ये सारे जो फर्मेंटेड खाने हैं, ये आपके एसिडिटी को, पेट की कंट्रोल करते कंट्रोल करते हैं सर। आपने अच्छा बताया। एक और पूछना है, सहजन की ये पत्तियों का पाउडर ले सकते हैं क्या कैल्शियम के लिए, आपने जो सहजन बताया? हैं। सहजन की पत्तियों का पाउडर एक हीरा है हमारे देश में, इतना सस्ता है और इतनी आसानी से है। आज से कुछ साल पहले योगी महाराज जब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने 2 करोड़ पेड़ दिए थे लोगों को सहजन के लगाने के लिए, क्योंकि उनका जो आयुर्वेद का ज्ञान था उसके हिसाब से उन्होंने लगाए थे। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने, जब मुफ्त में चीज मिलती है ना, उस पर ध्यान नहीं दिया है। लगे हैं, पर 2 करोड़ पेड़ नहीं लगे। आसानी से लग जाते हैं, मेरे से कहेंगे मैं भी आपको दे दूंगा। और इसकी पत्ती जरूर खाइए, बच्चों को खिलाइए। बच्चों को जो मेल नरिशमेंट होती है प्रोटीन की, देखिए इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं। एक ये खान है, खाने की खान है, और हम भी खाते हैं। खासतौर से जब मैं अपने खेतों में जाता हूँ, तो जो सुबह का नाश्ता बनता है ना, पराठा, तो उसमें मैं ताजी पत्ती तोड़ के डाल देता हूँ बीच में, जैसे मेथी की पत्ती डालते हैं ना, तो वैसे। बाकी बनी बनाई मिलती है, कोई नुकसान नहीं है। और उसका पाउडर जो है वो खाइए, डेली खाइए, अच्छा रहेगा। पाउडर? पाउडर उसका आता है कैप्सूल पाउडर फॉर्म में। मतलब दिन में ऐसे सुबह शाम करके 2 चम्मच ले सकते हैं? मैं बताता हूँ, जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो खाने से पहले ले लीजिए, कब्ज की शिकायत नहीं है तो खाने के बाद ले लीजिए। इसमें फाइबर बहुत होता है। फाइबर बहुत होने से क्या होता है कि वो, जैसे इसबगोल काम करता था ना, कि फाइबर आप लेते थे तो पेट साफ होने लग जाता है, तो 4-5 दिन में असर हो जाएगा इसका। और मेरे को तो बहुत इसका सुखद एक्सपीरियंस है कि मेरे फादर की डेथ हुई थी करीब 93 ईयर्स की एज में। और वो, जब मैं उनसे मिलने जाता था तो एक ही शिकायत होती थी, डॉक्टर हूं तो शिकायत तो करनी थी उन्होंने मेरे से, कि बेटा पेट साफ नहीं, पेट साफ नहीं। तो कोविड के टाइम पे मैंने ये सहजन की पत्तियों का चूरे मैंने खुद ही, खाली बैठा था वहां पे फार्म हाउस पे, तो वहां पे मैंने खुद बनाए थे ये, और इनको कैप्सूल में फॉर्म में डाल दिए थे। मैंने इनको देना शुरू किया। 5वें दिन के बाद उन्होंने मेरे से नहीं कहा कि पेट साफ नहीं। और ये प्रोसेस अगले 3 साल तक चला, कि कभी नहीं उन्होंने मेरे से कहा। हाँ, जब खत्म होने लगता था मेरे से कहते, भाई वो कैप्सूल खत्म हो रहे हैं और भेज दो जरा। मेरे लिए तो एक बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि ओल्ड एज में जब भी आप किसी के पास जाओगे ना, तो एक शिकायत आती है कि पेट साफ नहीं। ठीक है ना? और अगर ये ठीक डॉक्टर साहब। ठीक है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। किसी ने पूछा सहजन के कैप्सूल कब लें, मैंने बता दिया ना कि आप खाने के बाद भी ले सकते हो, जिनको कब्जी है वो खाने से पहले ले लें। थैंक यू सर। विप्रा जी, कंचन जी जल्दी से आप क्वेश्चन करिए क्योंकि हाँ समय जी, भी। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। ये जैसे आटा आपने बताया, तो रात को गूंद के रख रख लें? अगर गेहूं का आटा है तो रात को रात गूंद को के। नहीं तो, अब देखिए सुबह रोटी बनानी है दोपहर को, तो रात को गूंद के, बाकी गूंदा हुआ आटा को ऐसा कलेश नहीं डालता है, कोई दिक्कत नहीं करता। ठीक है। और जो ये सिरके में, अच्छा आवाज मेरे को सुनाई नहीं दी, मतलब अचार सिरके में बना होना चाहिए? नहीं, सिरके नहीं, नहीं होना? ये जो रेस्टोरेंट्स में अचार मिलते हैं अक्सर, ये सिरके में बने होते हैं अक्सर।
बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको किलोज में रोज की सप्लाई करनी पड़ती है। और वो इतना अचार जल्दी जल्दी तभी बने जब सिरके में होगा, नहीं तो नहीं होता। और सिरका गले में भी खराश करता है, पैदा करता है। सिरका को बहुत अच्छी चीज नहीं है। अचार तो वही लीजिए जो घर में आपने बनाया हो या आपको किसी ने गिफ्ट में दिया अपने घर में बना के। और नहीं तो ये एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने घर का बना अचार लेके आती हैं, बेचती है। राजस्थान वाले भी आते हैं। राजस्थान में कई अलग तरह का बनता है अचार। हाँ, प्रेफरेंस मैंने बताई, अगर आंवले का अचार कहो तो आप सोचोगे डॉक्टर भगत आपको आंवले का अचार डालना सिखा रहे हैं। सीख लो, कोई हर्ज नहीं है। कि आंवले का अचार के लिए आप आंवला लीजिए, उसको स्टीम कर दीजिए कुछ मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। उसकी फांकें खुल जाएंगी, उन फांकों को सूखने दीजिए, पानी यानी कम होने दीजिए। और बाजार में जो आंवले के अचार का पाउडर मिलता है, मसाला मिलता है, उसमें सब कुछ होता है, जीरा सौंफ वगैरह। और सरसों का तेल साफ सुथरा कहीं से ले लीजिए, बिना मिलावट के, डाल के रख दीजिए, चौथे दिन पक जाता है वो। और आंवले का अचार, आंवले के गुण सबको मालूम है, योगा करने वाले तो सबको ही मालूम है कि आंवले के बहुत गुण होते हैं। तो इस तरह आपने बिना कुक किए, हम तो जब आंवला की सब्जी आप बनाते हैं तो उसको कुक कर देते हैं। कुक करने से उसके ना कई जो विटामिन सी वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जी साथ में इसी धन्यवाद। इसी आंवले में अगर आपने हरी मिर्ची लाल मिर्ची डाल दी तो स्वाद और तेरा चोखा हो जाएगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये तो फैक्ट है, बाद में डिस्कार्ड होने लग गई बात कि रात को रोटी बची होती थी तो हम गांव जाते थे तो मक्खन के साथ, सुबह सुबह उन्हें टाइम नहीं होता था, काम में लगे होते थे, तो मक्खन और लस्सी के साथ पहली एक एक दो दो रोटी तो उनको पता ही नहीं चलता था। हाँ। जिसको भूख लग रही है खा लेता था काम करने वाला। तो दादी लोग ऐसे काम करते थे। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। सर एक और पूछ लें? जी। सर खाली पेट फ्रूट खा सकते हैं क्या? एक फैशन चला था कि खाली पेट फ्रूट खाने से एसिडिक कम होता है। कोई जरूरत नहीं है इसकी। फ्रूट पे डिपेंड करता है, सॉफ्ट है, खरबूजा वगैरह आप ले लीजिए। पर एक वो बीच में ना कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ने या ऐसा होता है आजकल ना, कई इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इसलिए आती है कि उनको यूट्यूब पे चैनल चलाने होते हैं। तो पहले तो धमाका देते हैं और फिर आपको वो बताते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर आप उनके चैनल देखते हो, आगे फॉरवर्ड भी करते हो। मैंने भी इसी धमाके के तौर पर एक बार ही डाला था कि छोले भटूरे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो लेकिन अंदर पूरे उसमें लेक्चर में मैंने छोले भटूरे उसकी बात नहीं की थी। मैं लोगों को सिर्फ देखने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए कि वो समझे तो सही कि फर्मेंटेड फूड क्या होता है। एम वॉज टू ब्रिंग देम टुवर्ड्स फर्मेंटेड। फ्रूट में देखिए, ज्यादातर फ्रूट का एसिडिक कंटेंट होता है और आपका स्टमक भी एसिडिक ही होता है। हाँ, दोनों की एसिडिटी में फर्क होता है। जो स्टमक का एसिड होता है वो काफी कम होता है, और फ्रूट का एसिड जो होता है वो 5 to 6 7 की रेंज में होता है, 5%। जी डॉक्टर साहब, एक बात और ये है कि जैसे बच्चे भूख की शिकायत करते हैं, भूख नहीं है, तो उनके भूख बढ़ाने के लिए मतलब ऐसा कौन सा फूड दें जिससे भूख लगे? तो देखिए, एक तो उनकी टेस्ट के हिसाब से दीजिए, दूसरा जो है ना उनके खाने में फाइबर बढ़ा दीजिए। फाइबर, अब फाइबर कई फॉर्म्स में हो सकता है। हरी सब्जियों में भी होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, इवन आलू में भी होता है। जब ये फाइबर ज्यादा खाएंगे ना तो पेट जब खुल के साफ होगा ना, भूख अपने आप लगेगी। और बच्चों को टीवी के सामने नहीं बिठा के रखना ज्यादा। टीवी के सामने कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, और वो फिर भूख लगेगी ही नहीं। जो बच्चा भागता दौड़ता एक्सरसाइज करता है, मैं सोच भी नहीं सकता वो ये कहे कि मुझे भूख नहीं लगी। तो घर आते ही कहता है कि माँ मुझे पहले खाना दो, मुझे भूख लगी है। आपने बच्चों को कैसे पाला है ये उस पर डिपेंड करता है। जी ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत सुंदर आपका व्याख्यान रहा और इतने अच्छे से लोगों ने, सभी ने सुना। हाँ, सभी निवान हाँ डिस्कशन में मजा आ गया मुझे कि कम हाँ से कम हाँ, क्वेश्चन तो पूछे इन्होंने। बहुत अच्छा। और ट्रेडिशनल जो इंडियन डाइट है, केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन, स्वस्थ जीवन शैली का आधार है, हम ये कह सकते हैं इसके निष्कर्ष में। और यदि हम संतुलित भारतीय आहार, नियमित योग भी इसके साथ जोड़ दें और प्राणायाम भी जोड़ दें, इस तरह की हम यदि दिनचर्या अपनाएं तो अनेक रोगों से हमारा बचाव संभव है। भोजन ही औषधि है यदि सही समय पर और सही मात्रा में लिया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। और
मैं इसी के साथ सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग अपने अपने माइक बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी करें। पूरा 1 घंटा 10 मिनट हमारा हो चुका है। एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पल पर जुड़े हुए हैं। और दोनों हाथों से तेजी के साथ घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारा स्वीकार किया आने का और इतना सुंदर लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, वंडरफुल, व्हाट अ सेशन, बहुत बढ़िया। दीप सर, इतना खाने की बातों का विषय में चर्चा हुई है तो कुछ खाया भी तो जाए। आज तो सिर्फ लड्डू पूछा ही खिलाओ, है। लड्डू खिला तो दूं क्या?